जय हिंद मित्रों, जय श्री राम। ज्योग्राफी के लेक्चर 39 में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी पूरी फिजिकल ज्योग्राफी का ये सेकंड लास्ट लेक्चर, ठीक है। लास्ट टॉपिक है ये, उसका सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, फिर आपका एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ के लिए ज्योग्राफी का पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। हमने इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों को ही इसमें कवर किया है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रह जाएंगे, वो हम धीरे धीरे थोड़े बहुत और वीडियोस में कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कोर ज्योग्राफी जो है आपकी वो यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो भाई अब हम कवर करने जा रहे हैं ओशनोग्राफी। ओशन के बारे में हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, सारी स्टडीज देखेंगे, कौन कौन से कंसेप्ट आपके पूछे जाते हैं, हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीफ फीचर्स की, कि भाई ओशनोग्राफी जो है वो होती क्या है। ओशनोग्राफी का मतलब, ओशनोग्राफी आपकी साइंस की वो ब्रांच होती है जो फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमेना ऑफ द सी के साथ में डील करती है ना। देखो, ज्योग्राफर्स ने बेसिकली ओशनिक पार्ट जो अर्थ का है उसको 5 ओशंस में डिवाइड किया है। कौन कौन से ओशंस है भाई हमारे? पैसिफिक है, ठीक है, अटलांटिक है, उसके बाद इंडियन ओशन है, फिर हमारा सदर्न या फिर अंटार्कटिक ओशन आ जाता है, और उसके बाद ऊपर वाला यानी कि आर्कटिक ओशन आ जाता है। ये 5 मेजर भाई हमारे ओशन है जो अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं। बाकी अर्थ का सरफेस और जो लैंड मास है और वाटर बॉडी से कुछ इसी तरीके से डिवाइडेड। इसके साथ साथ आपके अलग अलग सीज आ जाते हैं, बेज आ जाते हैं, गल्फ्स आ जाते हैं, इनलेट्स आ जाते हैं। ये जनरली इन्हीं 4-5 बड़े बड़े जो ओशन है उन्हीं का पार्ट होते हैं। और जो ओशन के फ्लोर्स होते हैं, यहाँ पर वर्ल्ड के लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस, है ना, माउंटेन रेंजेस मिलती हैं, डीपेस्ट ट्रेंचेस मिलती, खाइयां मिलती हैं, और बड़े बड़े मैदान भी मिलते हैं। ये सब ओशन के फ्लोर के पास होते हैं, ठीक है। ये फीचर्स भी आपकी कॉन्टिनेंट्स के जैसे ही फॉर्म रहते हैं, टेक्टोनिक, वॉल्केनिक और डिपोजिशनल प्रोसेसेस की वजह से, ठीक है। लेकिन ये बस आपके समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं। तो देखो, हमें सबसे पहले पढ़ना है मेजर ओशन रिलीफ फीचर्स, कि भाई ओशन के सरफेस पे मेजर फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो, ओशन के सरफेस को जनरली हम 4 पार्ट में या 4 मेजर डिविजन्स में पढ़ते हैं। पहला वाला पार्ट आता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये वाला पार्ट, है ना। उसके बाद ये वाला पार्ट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद भाई ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये होता है एप्सिल प्लेन या फिर डीप सी प्लेन। उसके बाद ये आपकी कुछ ओशनिक डीप्स आ जाते हैं, माउंटेन रेंजेस और खाइयां वगैरह। ये सब आपके 4 मेजर ओशन के रिलीफ फीचर्स होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे होते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले कौन से पढ़ने हैं? हमें मेजर वाले पढ़ने। तो मेजर वाले में हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? नाम से पता चल रहा है भाई, कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका जेंटली स्लोपिंग वाला एरिया है, जो धीरे धीरे करके स्लोप हो रहा है। जेंटली स्लोपिंग सीवॉर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट। हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ना, यहाँ पर भाई ऊपर ऊपर पानी आ गया, यहाँ से ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये धीरे धीरे आपका क्या हो रही है? स्लोप बना रही है, ठीक है। ये जो एक्सटेंडेड मार्जिन होते हैं हर कॉन्टिनेंट के, ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है, ये भी ओशनिक प्लेट नहीं बनी है, ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है, उसी का एक्सटेंडेड मार्जिन होते हैं। यहाँ पर आपको रिलेटिवली क्या मिलते हैं? उथला पानी मिलता है। मतलब ह्यूमंस के कंपैरिजन से देखा जाए तो गहरा होता है, लेकिन ओवरऑल कॉन्टिनेंट के परस्पेक्टिव से देखें तो इतना ज्यादा गहरा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको सैलो शीज वगैरह मिलेंगे, यानी कि समुद्र जो है, गल्फ वगैरह जो है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जो शेल्फ होती है ये टिपिकली आपकी एंड करती है एक बहुत ही स्टीप स्लोप में। अभी तक क्या था? अभी तक स्लोप आपका मॉडरेट था, लेकिन एकदम से यहाँ पर स्लोप जो है आपका वो एकदम तेज हो जाता है, इंक्लाइंड बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर आपका जो स्लोप जो है काफी ज्यादा इंक्लाइंड तेज हो जाता है। इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है शेल्फ ब्रेक, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पर टूट गया, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आपके बहुत सारे सेडिमेंट मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जनरली बहुत सारी रिवर्स आती हैं, रिवर्स इसके साथ में इन्फ्लक्स हो जाती है, तो रिवर्स का और सी का पानी मिलता है। रिवर्स अपने साथ साथ क्या करती है? बहुत सारा सेडिमेंट यहाँ पर जमा करती है। रिवर्स का सेडिमेंट आता है, ग्लेशियर्स का सेडिमेंट आता है। तो ये जो मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होते हैं ये आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हजारों लाखों साल से जमा होते आ रहे हैं, है ना।
और यही आपके क्या करते हैं, ये आपके फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं पेट्रोलियम वगैरह, उसका सोर्स बच जाते हैं। ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ भाई किस वजह से बना होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इस वजह से बना होता है कि या तो कॉन्टिनेंट का कोई हिस्सा जो है वो सबमर्ज्ड हो गया, वो क्या कर गया, वो डूब गया। यानी कि भाई ये हमारा कॉन्टिनेंटल का पार्ट था ऐसे, यहाँ से भाई समुद्र हुआ करता था ऐसे, लेकिन अब क्या हुआ कि भाई ये जो पार्ट है आपका, पानी का लेवल बढ़ गया, है ना, पानी का लेवल बढ़ गया यानी कि रिलेटिव राइज इन सी लेवल। और दूसरी चीज क्या होती है कि भाई उसी के लेवल के बढ़ने की वजह से पानी का लेवल ऐसे ऊपर ऊपर तक आ गया। तो ये जो पहले आपकी जमीन हुआ करती थी, ये अब क्या होगी, ये पानी के अंदर आ गई कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर। तो सबमर्जेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट यानी कि कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा डूब गया या फिर पानी का लेवल बढ़ गया। और फिर क्या कई बार होता है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ब्राउट डाउन बाय रिवर्स। कई बार भाई लेवल कुछ ऐसा होता है, ऐसा है ना, यहाँ पे भाई पानी हुआ करता था, लेकिन रिवर्स जो है वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्री डिपॉजिट लेके आ रही है, वो ऐसे उसको उठा दे रही है, काफी ज्यादा उठा दे रही है। तो उसकी वजह से भी हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ बच जाता है। उसके बाद दूसरा आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप बेसिकली आपका वो स्लोप होता है बिटवीन द आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ की आउटर एज होती है, यहाँ से लेके जो हमारा डीप सी ओशन फ्लोर होता है उसके बीच में जो इंक्लाइंड एरिया रहता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये बेसिकली स्लोप ही होता है ना। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या करता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो सी वॉर्ड एज है, यानी कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका खत्म हो रहा है, ये बात होती है। उसके बाद आपकी सरफेस से देखा जाए तो 180 मीटर से लेके 3600 मीटर यानी कि 3-3.5 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ पाई जाती है। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो रहते हैं इनके अंदर स्टीपनेस बहुत ज्यादा होती है, प्लस लैंड से इनका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो यहाँ पर सेडिमेंट के डिपॉजिट नहीं पाए जाते। दूसरा सबसे सीधा रीजन ये है कि सेडिमेंट यहाँ पे टिक ही नहीं पाएगा, है ना, सेडिमेंट यहाँ से नीचे गिर जाएगा स्लोप की वजह से। यहाँ पर सी लाइफ भी बहुत कम पाई जाती है। ठीक है। लेकिन ये जो जगह होती है ना कॉन्टिनेंटल बेस, मतलब कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस पे, यहाँ पर आपको सेडिमेंट का बहुत ज्यादा डिपॉजिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेडिमेंट टिक नहीं पाए थे वो नीचे जाके अब ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स का बेल्ट होता है, यहीं से आपको कॉन्टिनेंटल राइज स्टार्ट होता है। कॉन्टिनेंटल राइज का मतलब क्या, कॉन्टिनेंटल स्लोप भाई धीरे धीरे क्या करता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप की जो आपकी स्टीपनेस होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है ना। स्लोप आपका एक बेस लेवल पे पहुंच चुका है, इसको कॉन्टिनेंटल राइज कहा जाता है, यानी कि कॉन्टिनेंट आपका फिर से राइज करना चाह रहा है यहाँ से, है ना। डेप्थ बढ़ने के साथ ही साथ क्या होता है, ये जो राइज है आगे आगे ज्यादा और ज्यादा फ्लैट पाया जाता है, यानी कि ये आपका मिल जाता है एप्सिल प्लेन के साथ। ये जो मैदानी इलाके जैसे हमारी कॉन्टिनेंट्स में होते हैं ना, वैसे ही मैदानी इलाके भाई यहाँ पर भी पाए जाते हैं, ये आपका एप्सिल प्लेन में जाके मिल जाता है। अब ये जो आपका डीप सी प्लेन या फिर एप्सिल प्लेन क्या होता है, तो ये तो कोई आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। ये हमारे कोस्टल प्लेन एरिया है, यहाँ पर हमारे बीचेस वगैरह होते हैं, बीचेस के साथ साथ भाई यहाँ से आपका जो है पानी स्टार्ट हो जाता है, तो ये एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हो गया। लेकिन यहाँ पे भाई हमारा स्लोप आ गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ टूट गया तो कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद सेडिमेंट यहाँ पर भी इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ से हमारा कॉन्टिनेंटल राइज स्टार्ट हो जाता है, और उसके आगे आगे आते तक एप्सिल प्लेन स्टार्ट हो जाता है। तो डीप सी प्लेन या एप्सिल प्लेन क्या होता है, डीप सी प्लेन आपके जेंटली स्लोपिंग एरियाज होते हैं ओशन बेसिन्स के। ये हमारा कॉन्टिनेंटल राइज भी धीरे धीरे और ज्यादा आपके गहराई में जाता जाता है, ऐसे इसका स्लोप बनता जाता है, तो वहीं पर हमारे एप्सिल प्लेन होते हैं। लेकिन ये स्लोपिंग एरियाज काफी जेंटल होते हैं, बहुत ऐसे स्टीप नहीं होते, बहुत धीरे धीरे होते हैं। ठीक है। तो इन प्लेन्स पर फाइन ग्रेन सेडिमेंट आपको मिलेगा, लाइक क्ले और सिल्ट वगैरह है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको सबमरीन प्लेट्यूज भी देखने को मिलेंगे, अभी बताऊंगा सबमरीन प्लेट्यूज क्या होते हैं। आपको रिजेस जो हैं वो मिलेंगी, ट्रेंचेस भी देखने को मिलेंगी, बीन्स देखने को मिलेंगे, ये अलग अलग ओशनोग्राफिक फीचर्स होते हैं। ओशनिक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे जो आपको ओशन के बीच में दिखेंगे। फिर ओशनिक डीप्स या ट्रेंचेस क्या होती हैं, तो ट्रेंच जो आपकी रहती है, जैसे ये भाई हमारा ट्रेंच है ना। ट्रेंचेस आपकी क्या रहती है, रिलेटिवली स्टीप साइडेड नैरो बेसिस होते हैं, इनको नैरो बेसिस कहते हैं, यानी कि ये आपके होते हैं डिप्रेशंस। डिप्रेशंस यानी कि गड्ढा, बहुत बड़ा सा गड्ढा, यानी कि ये पूरा एरिया, ये प्लेन था आपका, लेकिन यहाँ से अगर आप नीचे देखोगे खाई टाइप की है, तो ये ट्रेंचेस होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं बहुत लंबे लंबे। ठीक है। तो ये आपकी हो गई, क्या बोलते हैं, ट्रेंच हो गई। इसके साथ साथ एक और होता है मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज में क्या होता है भाई, जनरली हमारे दो ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं, इन माउंटेन रेंजेस के बीच की जो वैली होती है इसको मिड ओशनिक रेंज
सॉरी रिज कहा जाता है ना। ये आपके डीपेस्ट पार्ट होते हैं ओशन के, यानी कि मिड ओशनिक रिजेस और ट्रेंचेस जो होती हैं ये आपके ओशन के सबसे डीपेस्ट पार्ट होते हैं। देखो वैसे देखा जाए तो भाई यही पार्ट वैसे बहुत ज्यादा डीप होता है, लेकिन इससे भी डीप कुछ होता है, ये चीज काफी ज्यादा डरावनी होती है, ठीक है। तो ये जनरली टेक्टोनिक ओरिजिन के होते हैं, यानी कि टेक्टोनिक प्लेन के मूवमेंट की वजह से, उनके खिंचने की वजह से या फिर उनके ज्वाइन होने की वजह से ऐसे फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। कब होते हैं ये? आपका ओशन और ओशन की प्लेन की कन्वर्जेंस की वजह से, या फिर ओशन या कॉन्टिनेंट के प्लेट की कन्वर्जेंस की वजह से बनते हैं। अगर इस फ्लोर की बात की जाए, इस फ्लोर से भी नीचे अगर जाया जाए तो 3 से 5 किलोमीटर आपको और डेप्थ में जाना पड़ेगा इनके बेस पे पहुंचने के लिए। अब एक भाई हमारी आती है मरियाना ट्रेंच, इसके बारे में आप लोगों को आपने काफी ज्यादा नाम सुना होगा जीके वगैरह में। तो ये लाई करती है ग्वाम आइलैंड्स के पास में, ठीक है, पैसिफिक ओशन में ये एरिया लाई करता है। ये डीपेस्ट ट्रेंच है, यानी कि अगर इस सरफेस से बात की जाए तो इस सरफेस से और 11 किलोमीटर जो है वो मरियाना ट्रेंच की क्या है, डेप्थ। इसके साथ साथ और भी भाई हमारी आ जाती है, एक मिंडनाओ डीप आ जाती है, ठीक है, 35,000 फीट इसकी गहराई है। उसके बाद में टोंगा ट्रेंच आ जाती है, 31,000 फीट इसकी गहराई है। फिर हमारी एक जापानीज ट्रेंच भी आ जाती है, 28,000 जो फीट है वो उसकी गहराई है। ये तीनों की तीनों आपकी पैसिफिक ओशन में लाई करती है। पैसिफिक ओशन में ही सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है, रिंग ऑफ फायर के आसपास, ठीक है। तो ये तो हमारे भाई मेजर ओशनिक डीप्स फिर मेजर ओशन की फीचर्स हो गए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ छोटे मोटे फीचर्स आ जाते हैं, लाइक मैं अभी बात कर रहा था मिड ओशनिक रिजेस की बात कर रहा था, है ना। तो मिड ओशनिक रिजेस आपकी कुछ इस तरीके की होती हैं। मिड ओशनिक रिज जनरली आपकी यहाँ पर दो माउंटेन्स होते हैं ऐसे, इन दोनों माउंटेन्स के जो बीच का इलाका रहता है ये एक लार्ज डिप्रेशन से क्या है, सेपरेटेड है, एक वैली से सेपरेटेड है। तो ये जो माउंटेन रेंजेस है ना, इनकी पीक आपकी 2,500 मीटर या उसके भी ऊपर हो सकती है। और कुछ जो भाई आपकी होती है वो ओशन के सरफेस से भी स्टार्ट होती है, सॉरी कुछ सॉरी नहीं, सभी आपकी ओशन के सरफेस से ही स्टार्ट होती हैं, ठीक है। नहीं, अरे यार ओशन का सरफेस, सॉरी 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 सॉरी। तो कुछ जो है आपकी वो क्या करती है, ओशन के सरफेस तक भी ऐसे आ जाती है, ठीक है। अब इसमें भाई हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे आइलैंड ले सकते हैं, ठीक है। आइसलैंड भाई जो है ये आपका मिड अटलांटिक रिज का पार्ट, मिड अटलांटिक रिज का पार्ट है, ये भी एग्जांपल है, यानी कि ये आपका एक ऐसा माउंटेन है जो सरफेस पे आ चुका है, विजिबल है। उसके बाद हमारा आ जाता है सी माउंट, ठीक है। सी माउंट कहा गया भाई, सी माउंट ये रहा। सी माउंट आपका एक ऐसा माउंटेन होता है जिसके पॉइंटेड टाइप के ऐसे समिट्स होते हैं, ठीक है। ये सी फ्लोर से ऊपर की तरफ उठता है, लेकिन ये सी के सरफेस पर नहीं पहुंच पाता, ओशन के सरफेस पे नहीं पहुंच पाता है। ये जनरली आपके वॉल्केनिक होते हैं ओरिजिन, ठीक है, ऐसे होते हैं भाई, समुद्र के अंदर ही अंदर रहते हैं, वॉल्केनिक होते हैं ओरिजिन में। इनकी जो हाइट है वो आपकी 3 किलोमीटर से लेके 4.5 किलोमीटर तक हो सकती है, इतनी इनकी हाइट हो जाती है। एक भाई हमारा है एम्परर सी माउंट। एम्परर सी माउंट जो है भाई आपका ये हवाईयन आइलैंड्स में पड़ता है, पैसिफिक ओशन में है। ये काफी ज्यादा बड़ा है, ये काफी मेजर एग्जांपल है सी माउंट का। उसके बाद दूसरे फिर हमारे आ जाते हैं सबमरीन कैन्योन। सबमरीन कैन्योन कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। सबमरीन कैन्योन आपकी डीप वैलीज होती है, ये जो आपको घाटियां टाइप की दिख रही है ये डीप वैलीज होती हैं। जनरली अगर आपने हॉलीवुड की वेस्टर्न मूवीज देखी होंगी तो उन वेस्टर्न मूवीज में जनरली ग्रैंड कैनियन को कई बार जो है वो दिखाया गया है। एक मूवी है यार, क्या नाम है उसका, रॉबर्ट डॉनी जूनियर भी उसमें है। एक मतलब कि ड्यू डेट नाम से, हाँ, ड्यू डेट नाम से एक मूवी है जिसमें वो अपने दादाजी की पता नहीं किसकी अस्थियां बहाने के लिए जा रहा होता है। तो उसमें ग्रैंड कैनियन को दिखाया है, गूगल कर लेना। तो ग्रैंड कैनियन भाई जैसे आपकी कोलोराडो रिवर पर है ना, वो आपकी यूएसए में है। तो वैसे ही आपके ओशन के अंदर भी ऐसी बहुत सारी डीप वैलीज होती है। कई बार ये वैलीज क्या करती है, इस तरीके से कटिंग कर देती है आपके कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। यहाँ से भाई हमारा क्या हो रहा है, ये रिवर आ रही है, बीच स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। यहाँ पर कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाता है और नीचे कॉन्टिनेंटल राइज, लेकिन यहीं पर ये ऐसे कटाई कर देती है ना। तो ये जनरली आपकी बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स होती है, उनके माउथ पर पाई जाती है। रिवर का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो यहाँ का जो पूरा एरिया है उसको इरोड कर देती, इरोजन कर देती, ठीक है। तो भाई आपकी ये जो सबमरीन कैन्यन है ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें आपके कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, लाइक मोटेरे बे हो गया, इसके साथ साथ में हडसन कैन्यन जो है, हडसन कैन्यन बेस्ट नोन सबमरीन कैन्यन है वर्ल्ड का। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं गायोट्स की तरफ। कहाँ है भाई गायोट?
कायोट बेसिकली एक फ्लैट टॉप सी माउंट होता है, यानी कि ये सी माउंट की ही एक कैटेगरी होती है, लेकिन इसका जो टॉप रहता है ना ये सब फ्लैट रहता है। ठीक है। एविडेंसेस जनरली आपको ग्रेजुअल सब्सिस्टेंस के देखते हैं कि भाई ये धीरे 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 करके पानी की वजह से, इरोजन की वजह से ऐसे चपटे हो जाते हैं, अदरवाइज ये पहले पॉइंटेड हुआ करते। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि भाई 10,000 से ज्यादा सीमाउंट्स और कायट्स जो है वो सिर्फ पैसिफिक ओशन में ही पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका एटोल। एटोल भाई क्या होता है? ठीक है। ये आपके लो आइलैंड्स होते हैं जो ट्रॉपिकल ओशंस में पाए जाते हैं। इनके आसपास आपको कोरल रीफ्स जो है वो काफी ज्यादा पाई जाएंगी। बीच में ऐसा सेंट्रल सा डिप्रेशन रहेगा, गड्ढा सा रहेगा। ठीक है। ये जनरली आपका किसी लगून का पार्ट भी हो सकता है, या फिर कई बार क्या होता है फ्रेश या ब्रैकिश या फिर हाईली सलाइन वाटर का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद भाई हमारी कुछ और छोटी छोटी आ जाती है, लाइक हमारी हिल्स आ जाते हैं अंदर। फ्रेंचेस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फ्रैक्चर जोन्स आ जाते हैं, आइलैंड आर्क्स बन जाते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, सबमर्ज्ड वोल्केनोज भी होते हैं ना। समुद्र के अंदर ही अंदर क्या होते हैं, वोल्केनोज टाइप के बन जाते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं, डूबे हुए रहते हैं। सी स्कार्प्स होते हैं, यानी कि सी के अंदर कुछ प्लेट्यूज टाइप के होते हैं। और कुछ कुछ माउंटेन जैसे ऊपर की तरफ उठ जाते हैं ना, और वो आपके क्या करते हैं, आइलैंड बना लेते हैं। तो ये भाई हमारे क्या थे, ये हमारे सी के बेसिक रिलीफ फीचर्स थे, मेजर और माइनर। जनरली क्या होता है, आपको नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सा फीचर जो है वो किसको बेसिकली बिलोंग करता है। ठीक है। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उसमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंक्लूडेड है, आप उनको रेफर कर सकते हो। अब इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो समुद्र क्या है, यानी कि सीज बेसिकली क्या होते हैं। सीज आपके ओशन से छोटे होते हैं, ओशंस आपकी बड़ी बॉडी होती है, ओशन से छोटे होते हैं। और सीज जनरली वहां लोकेटेड होते हैं जहां पर लैंड प्लस ओशन की होती है मीटिंग। जहां पर समुद्र और ओशन आपस में मिलते हैं वहां पर जनरली आपके सीज लोकेटेड रहते हैं। अब इसके साथ एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल सी। मार्जिनल सी क्या होता है? मार्जिनल सी भी आपका ओशन का ही एक डिवीजन होता है। जनरली इसके आसपास आइलैंड्स होते हैं, यानी कि आर्कीपेलागोस भी हो सकते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। या फिर पेनिनसुला वाला रीजन आ जाता है यहाँ पे। पेनिनसुला पता है ना, कोई भी एरिया जैसे इंडिया है, तीन तरफ से जो समुद्र से घिरा हुआ है, पेनिनसुला वाला रीजन भी आ जाता है। या फिर इसके आसपास क्या है कि भाई इसके आसपास ओपन सरफेस जो है वो आपको ओशन का दिखेगा। ठीक है। या फिर इसके आसपास आपको सबमरीन रिजेस वगैरह भी दिख सकती है सी फ्लोर के आसपास, तो इनको मार्जिनल सी कहा जाता है। अब प्राइमरी डिफरेंस मार्जिनल सीज में और ओपन सीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, वो होता है उनकी डेप्थ, उनकी प्रॉक्सिमिटी टू द लैंड मासेस, यानी कि जमीन के कितने वो नजदीक है और उनकी डेप्थ कितनी है। अगर हम मार्जिनल सीज की बात कर रहे हैं, जैसे मार्जिनल सीज की अगर हम बात करें तो मार्जिनल सीज ओपन ओशंस के कंपैरिजन में आपके शैलो होते हैं, यानी कि इनकी जो गहराई होती है इतनी ज्यादा नहीं होती। और यहाँ पर ह्यूमन इंक्रोचमेंट या फिर इसको कह सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है ना। यहाँ पर रिवर का पानी भी आता है जिसको रिवर रन ऑफ कहा जाता है। क्लाइमेट का, वाटर सर्कुलेशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात की जाए तो भाई हमारे पास में बहुत सारे मार्जिनल सीज या फिर आपके अलग अलग छोटे मोटे ओपन सीज आ जाते हैं, लाइक अरेबियन सी हो गया, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ खम्बट, अंडमान सी, मोजाम्बिक चैनल, गल्फ ऑफ मन्नार, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ कच्छ, बे ऑफ बंगाल, मलाइका स्ट्रेट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, लैक्रेटिव सी, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, बहुत सारे हैं भाई, कितने नाम के हुए हैं। ठीक है। अब उसके बाद बात हो रही थी दूसरी, वो ये कि भाई बेस क्या होती है, गल्फ क्या होते हैं, स्ट्रेट्स क्या होते हैं। ये आपकी कुछ वाटर बॉडीज होती हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ से बात करता हूँ मैं। बेस बेसिकली क्या होती हैं, ठीक है, इनलेट्स क्या होते हैं, स्ट्रेट्स क्या होती हैं, गल्फ्स क्या होते हैं। ये हमारी कुछ अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज होती हैं जो जनरली एक लार्जर बॉडी ऑफ वाटर के पास होती है, जो कि क्या रहती है, लैंड के पास है। देखो अब ये देखो, ये आपका अरेबियन सी है, बड़ा सा, यानी कि एक लार्जर बॉडी है। इसके पास में गल्फ पड़ जाते हैं, कुछ आपके बेस पड़ जाते हैं, है ना। तो एक लार्जर वाटर बॉडी के पास में, है ना, कुछ छोटे छोटे हमारे बेस, इनलेट, स्ट्रेट, गल्फ्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। ये आपकी वाटर बॉडीज जनरली इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के पास में सिचुएटेड होती हैं। तो कंफ्लिक्ट जनरली नेचर और नेबर्स में पाए जाते हैं। अब इसमें सबसे पहला टर्म आता है भाई हमारा पे।
ये वाला बे नहीं ठीक है, बेस। बे आपकी एक बॉर्डर बॉडी होती है जिसको तीन तरीकों से, यानी कि तीन तरफ से आपका क्या है, आपका लैंड ने घेरा होता है। जैसे हडसन बे की अगर हम बात करें तो यहाँ एक तरफ हो गया, दूसरा तरफ हो गया और तीसरा तरफ हो गया। तो हडसन बे को तीन तरफ से आपका लैंड ने घेरा हुआ है, और जो चौथी साइड होती है, जो छोटी सी मतलब जो आपकी थोड़ी चौड़ी होती है, उसकी वाइड ओपन होती है, वो आपकी ओशंस की तरफ होती है। ये आपकी ओशंस की तरफ ऐसे खुली हुई है, क्या। लेकिन गल्फ में क्या होता है, गल्फ में ये माउथ काफी ज्यादा नैरो होता है, ऐसे काफी पतला मुंह होता है। बे में जबकि क्या होता है, मुंह काफी ज्यादा चौड़ा होता है। बे आपकी यूजुअली स्मॉलर होती है और लेस इनक्लोज देन अ गल्फ, छोटी होती है लेकिन गल्फ से कम बंधी हुई होती है। गल्फ आपका थोड़ा ज्यादा बंधा हुआ रहता है। इसमें एग्जांपल हमारा हडसन बे आ गया, हडसन बे के साथ में बे ऑफ बंगाल आ जाता है, ये भी इसका एग्जांपल आ जाता है। ठीक है, न्यू और जो बे है, ये भी आपका क्या बोलते हैं, हडसन रिवर के हडसन एस्चुरी के पास में सिचुएटेड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसके बाद में दूसरा आ जाता है हमारा गल्फ। गल्फ की बात कर रहे थे, तो गल्फ आपके रिलेटिवली एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होती है। इसका जो मुंह होता है ये कई बार क्या रहता है, नैरो माउथ रहता है, ठीक है, और ऑलमोस्ट कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड। इसको तकरीबन पूरी चारों तरफ से क्या होता है, लैंड ने कवर किया होता है, थोड़ा बहुत रास्ता निकला होता है, वहां से ओशन का पानी आता जाता है। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गल्फ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। इसके साथ साथ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ एडन आ जाती है रेड सी और अरेबियन सी के बीच में। पर्शियन गल्फ आ जाती है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, और गल्फ ऑफ मन्नार। ये सब आपके गल्फ के एग्जाम्पल है। फिर हम आ जाते हैं स्ट्रेट पे। अब स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट एक नैरो पैसेज भी रहता है वाटर का बिटवीन द टू लैंड मासेस। दो भाई हमारे बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, इनके बीच में थोड़ा सा रास्ता है पानी के निकलने का, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। ये आपके दो आइलैंड्स भी हो सकते हैं, ये आपके दो कॉन्टिनेंट भी हो सकते हैं। जब भी कोई बॉडी ऑफ वाटर है ना, जैसे कोई स्ट्रेट जो आपकी ऐसी आप ब्लॉक की जा सकती है। कुछ टाइम पहले एक शिप ने, जिस एवरग्रीन शिप था, उसने आपकी क्या किया था, उसने सुएज कैनाल को या पनामा को, मुझे याद नहीं है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर लिया था। तो ऐसी कोई भी स्ट्रेट जिसको ब्लॉक किया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन रूट्स पे कंट्रोल करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है चोक पॉइंट। जैसे कि सुएज कैनाल, पनामा वगैरह, है ना। फिर उसके बाद आता है एस्थमस। एस्थमस जो आपका बेसिकली रहता है, ये लैंड इक्विवेलेंट रहता है स्ट्रेट का। यानी कि ये नैरो स्ट्रिप रहती है, किसकी नैरो स्ट्रिप रहती है, लैंड की। दो जो क्या कर रही है, दो आपके बड़े लार्जर लैंड मासेस को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर दो भाई हमारे कॉन्टिनेंट या आइलैंड या फिर जो भी है, इनको कनेक्ट करने का काम क्या है, इस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड का है ना। इसमें हमारी इस्थमस ऑफ पनामा आ जाती है, इस्थमस ऑफ सुएज आ जाती है। ये सब एग्जांपल है हमारी इस्थमस का, ठीक है। तो ये कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट थे। अब इन कंसेप्ट के बाद में हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। देखो भाई, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अब तक एटलस खरीदी होगी, एटलस पे आप रेगुलर स्टडी करते होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ मिलके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज हैं वर्ल्ड के, कहाँ कहाँ पर वो सिचुएटेड है और उनकी खास बात क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में हम उसको बाद नेक्स्ट चैप्टर बाद में करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हम अपने पास से ही स्टार्ट करते हैं, अरेबियन सी से स्टार्ट करेंगे। अरेबियन सी जो है आपका, अरेबियन सागर, ये एक रीजन है नदर्न इंडियन ओशन का, इंडियन ओशन के नदर्न पार्ट में लाई करता है। इसको नॉर्थ में देखा जाए तो भाई यहाँ पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ ईरान भी आ जाता है इसके नॉर्थ में, ठीक है, और गल्फ ऑफ ओमान भी आ जाता है इसके नॉर्थ में। इसके बाद अगर इसके वेस्ट में देखेंगे तो भाई यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन आ जाता है, ग्वाडरफाई चैनल भी आ जाता है, लाइक केप ग्वाडरफाई वो आ जाता है। अरेबियन पेनिनसुला, ये जो अरेबियन पेनिनसुला है भाई, ये भी क्या है भाई, इसके वेस्ट में आ जाता है। और इसके साउथ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो इसके साउथ ईस्ट में पड़ता है लक्षद्वीप, यानी कि लैकाडाइव सी, वो यहाँ लाई करता है। और साउथ वेस्ट में अगर आप देखोगे तो सोमालिया, यानी कि सोमाली सी लाई करता है, और ईस्ट में इसके लाई करता है इंडिया, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन आपकी वो जगह है जो क्या करती है, अरेबियन सी को कनेक्ट करती है रेड सी से। यहां से आप आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको रेड सी मिलेगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट है, तो रेड सी मिलेगा। अब लेकिन इनको कनेक्ट किसने किया है, इनको कनेक्ट किया है बैब एल मंडेब स्ट्रेट ने। एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बैब एल मंडेब स्ट्रेट, है ना, इसने कनेक्ट किया है। और गल्फ ऑफ ओमान की अगर हम बात करेंगे तो इसके नॉर्थ वेस्ट में गल्फ ऑफ ओमान है,
जो इसको किससे कनेक्ट कर रहा है, जो इसको कनेक्ट कर रहा है पर्शियन गल्फ से। देखो भाई किसके थ्रू, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। देखो भाई ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, मैप पे बैठ के स्पॉट करना पड़ेगा, नाम ऐसे ही याद नहीं होंगे, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इनसे। उसके बाद हम आते हैं अंडमान सी की तरफ। तो अंडमान सी, इसको हिस्टोरिकली बर्मा सी भी कहा गया है। ये एक मार्जिनल सी है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन का पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन का पार्ट है। इसके आसपास आपकी म्यांमार की कोस्ट लाइन्स आ जाती है, म्यांमार की कोस्ट लाइन आ जाती है, थाईलैंड की कोस्ट लाइन आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या पड़ता है, यहाँ पर आपका पड़ता है गल्फ ऑफ मर्तबान, यहाँ पर गल्फ ऑफ मर्तबान जो है वो लाई करता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर देखेंगे तो वेस्ट साइड में भाई यहाँ पर क्या है, इसका मलय पेनिनसुला है। वेस्ट साइड में यहाँ पर मलय, जो मलेशिया वाला एरिया है, मलय पेनिनसुला है, वो लाई करता है, ठीक है। उसके बाद सेपरेटेड है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू ईस्ट वेस्ट बाय अंडमान आइलैंड। यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का पूरा एरिया आ जाता है, यानी कि बे ऑफ बंगाल से ये क्या है, अंडमान आइलैंड्स के द्वारा सेपरेटेड भी है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के द्वारा। इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, वो आपका लाई करता है प्रिवी आइलैंड, ठीक है। ये सुमात्रा के जस्ट ऊपर की तरफ एक आइलैंड लाई करता है, जो आपका फिर उसके बाद में कहाँ से कनेक्ट रहता है, जो आपका मलाइका स्ट्रेट से कनेक्ट रहता है। ये सारे नाम ले रहा हूँ ना, इनको जाके टीप में देखना, ये नहीं कि बस सुन लिया और समझ लिया, सारी चीज में स्पॉट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको सारे जाके देखने हैं, आपको स्पॉट करने हैं। फिर उसके बाद में आते हैं साउथ चाइना सी की तरफ, वही जहाँ पर बहुत सारे झगड़े चलते रहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें, सॉरी कंट्रीज लाइक करती है, लाइक चाइना आ गया, चाइना के साथ वियतनाम आ गया, वियतनाम के साथ साथ हैनान नाम की एक जगह है, हैनान नहीं दिख रही है, मलेशिया भी है भाई, मलेशिया भी लाइक कर रहा है, फिलीपींस वगैरह जो है वो भी यहाँ पर लाइक करता है, सॉरी ये रहा फिलीपींस, और एक जगह है हैनान, ठीक है। ये सब जगह यहाँ पर आ जाती है, जो इसकी एरिया में आसपास ब्रुनेई वगैरह ये सब लाई करती है, ठीक है। चाइना यहाँ पर तकरीबन सारी कंट्रीज के साथ जो है लड़ाई झगड़े में शामिल है। फिर आ जाता है ईस्ट चाइना सी। तो भाई ईस्ट चाइना सी का भी सेम खेल है, ईस्ट चाइना सी एक मार्जिनल सी है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का, पैसिफिक ओशन है ना, तो उसका वेस्टर्न वही मार्जिनल सी है, ठीक है। ये आपका ईस्ट चाइना के पास में ही सिचुएटेड है। अब इसके ईस्ट की तरफ देखेंगे भाई, अगर हम ईस्ट चाइना सी के ईस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको रियोको आइलैंड्स दिखेंगे जापान के, और क्योशो आइलैंड्स दिखेंगे। क्योशो यहाँ पर ये रहे क्यूशो आइलैंड्स, ठीक है, ये दिखेंगे। साउथ की तरफ भाई आपको जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ से साउथ की तरफ यहाँ पर साउथ चाइना सी आ जाएगा, ठीक है। और वेस्ट में जो है भाई आपका वो आपका एशियन कंटिनेंट आ जाएगा, यानी कि चाइना वगैरह पड़ जाए। ये सी क्या करता है, ये सी कनेक्ट करता है सी ऑफ जापान के साथ, सी ऑफ जापान के साथ में क्या करता है, ये कनेक्ट करता है एंड थ्रू द कोरिया स्ट्रेट, यहाँ पर कोरिया लाई करता है, तो ये आपका कोरिया स्ट्रेट आ जाता है, कोरिया स्ट्रेट से सी ऑफ जापान के साथ में कनेक्ट करता है एंड ओपन्स टू द नॉर्थ इनटू द येलो सी। और यहाँ की तरफ देखेंगे इसकी नॉर्थ की तरफ, तो भाई यहाँ पर येलो सी लाई करता है। कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है यहाँ पर, साउथ कोरिया आ जाता है, जापान आ जाता है, इसके साथ साथ रिपब्लिक ऑफ चाइना आ जाता है, यानी कि ताइवान, और उसके साथ साथ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आ जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं सी ऑफ ओखोटस्क। सी ऑफ ओखोटस्क एक मार्जिनल सी है ना, ये आपका मार्जिनल सी की कैटेगरी में आता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पर लाई करते हैं कुरील आइलैंड्स। कुरील आइलैंड्स में आपके 56 आइलैंड्स और माइनर रॉक्स वगैरह पाई जाती हैं। ये जो चेन है ये जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी का एक पार्ट है, जो पैसिफिक के आसपास में सिचुएटेड है, और यहाँ पर तकरीबन 100 वॉल्केनोज जिसमें लाई करते हैं, जिसमें से 35 अभी स्टिल एक्टिव है, और बहुत सारे गर्म पानी के हॉट स्प्रिंग्स भी लाई करते हैं। अर्थक्वेक्स और टाइडल वेव्स भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉमन है। यहाँ पे अगर आप साउथ की तरफ देखोगे तो भाई यहाँ पर जापान आ जाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ शेलिको गल्फ आ जाता है, मतलब रशिया का पूरा पार्ट जो है इसको घिरे हुए। उसके बाद नेक्स्ट आता है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी आपका जो है वो मेडिटेरियन सी का एक पार्ट है ना। ये बेसिकली कहाँ पर लाई करता है, ये लाई करता है आपकी इटली की ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। इटली की जो बेसिकली ईस्टर्न हमारी कोस्ट लाइन है, यहाँ पर एड्रियाटिक सी लाई करता है। और बाल्कन जो पेनिनसुला है, बाल्कन पेनिनसुला की जो कंट्रीज हैं आपकी, लाइक स्लोवेनिया हो गई, वो भी यही लाई करती है, ठीक है। यहाँ की तरफ देखोगे तो भाई यहाँ पर आपकी क्रोशिया कहाँ पर है भाई, इटली यहाँ पर हो गया, क्रोशिया नहीं दिख रही, ठीक है। मोंटेनेग्रो तो भाई यहाँ पर है, क्रोशिया बेसिकली ये है, ठीक है। हाँ ये है तो क्रोशिया, क्रोशिया हो गई, मोंटेनेग्रो हो गई, इसके साथ साथ अल्बानिया, ये सारी कंट्रीज इसके वेस्ट में दिखाई देंगी।
तो एड्रियाटिक सी बेसिकली एक बॉडी है वाटर की जो क्या करती है, इटालियन पेनिनसुला को बाल्कन पेनिनसुला से क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज है, अल्बानिया हो गई, बोस्निया है, आगे का बोस्निया का, बोस्निया 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 यार चीजें मिस कर देता हूँ एकदम से। हाँ, बोस्निया हो गई, हरगोविना हो गई, ठीक है, क्रोशिया, इटली, मोंटेनीग्रो और स्लोवेनिया, ये सारी कंट्रीज भाई यहाँ पर लाई करती है। फिर उसके बाद आते हैं ब्लैक सी की तरफ। तो ब्लैक सी एक इनलैंड सी है ना, ये आपका इनलैंड सी की कैटेगरी में आता है, यानी कि तकरीबन चारों तरफ से इसको क्या कर रखा है, लैंड ने घेर के रखा हुआ है। बिटवीन फार साउथ ईस्टर्न यूरोप, ये आपका लाई करता है साउथ ईस्टर्न यूरोप में, एंड द फार वेस्टर्न एजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो भाई ये हमारा यूरोप का पार्ट आ जाता है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ से हमारा एशिया का पार्ट आ जाता है। ठीक है, एशिया, यहाँ पर आपका जो मेजर कंट्री जो बड़ी लाई करती है वो आती है तुर्की, यानी कि तुर्की यहाँ पर हो गई, तुर्की के साथ साथ यहाँ पर हमारी बुल्गारिया हो गई, बुल्गारिया के बाद रोमानिया हो गई, यूक्रेन हो गया, यूक्रेन के बाद में भाई रशिया भी यहाँ पर लाई करता है, और जॉर्जिया जो है। ठीक है, ये सारी की सारी कंट्रीज जो है वो इसके ब्लैक सी के आसपास सिचुएटेड है। ब्लैक सी भी अभी यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से काफी ज्यादा क्या है, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। फिर उसके बाद हम आते हैं कैस्पियन सी की तरफ। कैस्पियन सी इज एन इनक्लोज बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ये भी आपका एशिया और यूरोप के बीच में एक इनक्लोज वाटर बॉडी है। इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो साउथ की तरफ ईरान आ जाएगा, यहाँ ईस्ट की तरफ तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा, उज्बेकिस्तान आ जाएगा, थोड़ा अंदर की तरफ एग्जैक्टली कोस्ट में लाई नहीं करता है, कजाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर रशिया आ जाता है, अजरबैजान। फिर आते हैं मेडिटेरियन सी की तरफ। मेडिटेरियन सी आपका एक ऐसा सी है दैट इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन, है ना। मेडिटेरियन सी क्या है, आपका अटलांटिक ओशन से एल्बेरोन सी के थ्रू थ्रू स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार, है ना, उसके थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके आसपास आपको तकरीबन मेडिटेरियन बेसिन दिखाई देगा, यानी कि बहुत सारी रिवर्स हैं मेडिटेरियन बेसिन की, वो दिखाई देंगी, और चारों तरफ से इसको जमीन ने घेर के रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप नॉर्थ की तरफ देखोगे तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका यूरोप का पार्ट आ जाता है, यूरोप का पार्ट, सदर्न यूरोप का पार्ट आ जाता है, एनेटोलिया वगैरह ये सब आ जाता है। और साउथ की तरफ देखोगे तो भाई यहाँ पर हमारा अफ्रीका का पार्ट आ जाता है। ठीक है, अफ्रीका का पार्ट आ गया, नॉर्थ अफ्रीका का बेसिकली, और ईस्ट की तरफ अगर आप देखोगे तो फिर लेवांट वगैरह आ जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सरगेसो सी। सरगेसो सी एक एक्सेप्शनल केस है। सारे के सारे सीज वर्ल्ड में जो है उनकी लैंड बाउंड्रीज हैं, है ना, सबके आसपास लैंड बाउंड्रीज है, लेकिन सरगेसो सी आपका ओशन करंट्स के द्वारा डिफाइंड किया जाता, यानी कि इसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, इसके चारों तरफ आपके ओशनिक करंट्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके वेस्ट की तरफ बात करें तो इसके वेस्ट की तरफ आपको मिलेगा गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम लाई करता है वेस्ट की तरफ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ अटलांटिक करंट आ जाता है, ईस्ट की तरफ वही कैनरी करंट आ जाता है। ठीक है, और साउथ की तरफ नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका नॉर्थ अटलांटिक गायर का पार्ट होता है, ये एकमात्र सी है अर्थ पे जिसकी कोई कोस्टलाइन नहीं है। फिर उसके बाद आता है कैरेबियन सी। कैरेबियन सी आपका एक ट्रॉपिकल सी की कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, ये आपका अटलांटिक ओशन का एक पार्ट है, साउथ ईस्ट ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको की ये क्या करता है, साउथ ईस्ट की तरफ लाई करता है। ठीक है, अब इसके बाद कैरिबियन सी की अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो यहाँ पर आपकी अमेरिकन कंट्रीज आ जाती है, लाइक यहाँ पर वेनेजुएला आ जाता है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आ जाती है, वेनेजुएला आ जाता है, कोलंबिया आ जाता है। उसके बाद में इसके साउथ की तरफ देखेंगे तो भाई पैनामा भी आ जाता है। ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जो है वो इसकी थोड़ा वेस्ट की तरफ आ जाती है, लाइक कोस्टारिका हो गई, कोस्टारिका का, हाँ कोस्टारिका हो गई, कोस्टारिका के बाद में निकारागुआ हो गई, होंडुरास हो गया, उसके बाद में बेलीज हो गया, और फिर यहाँ पर जो है मैक्सिको वगैरह आ जाता है। ठीक है, और अगर इसकी मैक्सिको हो गया, ग्रेटर एंटिलीज भी एक जगह है, ये भी होनी चाहिए, मुझे शो नहीं हो रही है भाई, मतलब ये सारी कंट्रीज के वेस्ट की तरफ आ जाती हैं। फिर उसके बाद ग्रेटर एंटिलीज वगैरह है, और क्यूबा है, उसके बाद जमैका है, डोमिनियन रिपब्लिक है, हैती है, ये जमैका हो गया, ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं, पोर्टोरिको वगैरह, ये सारी की सारी कंट्रीज जो है ये आपकी इसके नॉर्थ की तरफ पड़ जाती हैं, और लेसर एंटिलीज वगैरह ये सब इसके वेस्ट ईस्ट की तरफ पड़ जाती है। फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको एक पार्शियली लैंडलॉक्ड बॉडी ऑफ वाटर है ऑन द साउथ ईस्टर्न पेरिफेरी ऑफ नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्टर्न पेरिफेरी में लोकेटेड है। इट इज कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन से स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के थ्रू कनेक्टेड है।
फिर आ जाते हैं रेड सी की तरफ। तो भाई रेड सी अरेबियन सी की, जिसको मैंने बताया था गल्फ ऑफ एडन से कनेक्टेड है ना। तो रेड सी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज एरेथेरियन सी। ठीक है। रेड सी एक सी वाटर इनलेट है इंडियन ओशन का, यानी कि इंडियन ओशन का पानी यहाँ पर आता है, लाइक बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। कनेक्शन टू द ओशन इज इन द साउथ थ्रू द बैब एल मेंडेव स्ट्रेट। बैब एल मेंडेव जो स्ट्रेट है उसके थ्रू ये गल्फ ऑफ एडन से कनेक्टेड। तो भाई ये बेसिकली आपके कुछ मेजर सीज वगैरह थे जिनके बारे में आपको देखना था। इससे ज्यादा जो चैप्टर में हमारा है, लाइक हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ ओशन करंट, ओशनिक वेव्स के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हम टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स जो आते हैं, इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स जो है वो भी आपके कल ही कवर किए जाएंगे। उसके बाद सैलिनिटी का कंसेप्ट आता है, वो भी कवर हो जाएगा। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसका, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओशन का कैसे रहता है, ठीक है, वो भी हमें कल देखना है। और उसके बाद में हम एक और लास्ट में टॉपिक पढ़ेंगे अनक्लॉज, दैट इज यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। इसको पढ़ने के बाद में हमारा पूरा ओशनोग्राफी हो जाएगा कंप्लीट। आपको कुछ और एक्स्ट्रा कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा कोर जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू।